दोस्तों, आज की कहानी है भैया माँ के लिए हर महीने का खर्च भेजो, अब मुझसे नहीं उठाया जाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है। महीना शुरू हुए इतने दिन हो गए और आपने अभी तक भी पैसे नहीं भेजे। मैं ही अकेला माँ का खर्चा क्यों उठाऊं? अभी मेरे मकान का भी काम चल रहा है। अब मकान बनवाऊं या माँ की बीमारी में पैसा खर्च करूं? मेरे पास भी कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है, मेरे पास भी अथाह धन नहीं है। सौरभ फोन पर चिल्ला रहा था और विनीत शुभ साफ सुन रहा था। छोटी सी बात का बतकड़ बनाने में सौरभ माहिर था। छोटा भाई होने के बावजूद भी वह विनीत को सुना देता था और अपनी हर जिद पूरी करके मानता था। विनीत ने 2 दिन का समय मांगा और अपने दोस्त से उधार लेकर पैसे सौरभ के अकाउंट में भिजवा दिए। कहने को विनीत बड़े शहर में रहता था, पर बस जितना बड़ा शहर उतने ही बड़े खर्चे थे। घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मकान का किराया, ऑफिस आने जाने का खर्च और राशन पानी, मेडिकल का बिल सब बंधा हुआ था। महीने के पैसों में से कुछ 1000 रुपये निकालना मुश्किल हो जाता था। विनीत की परेशानी सिर्फ उसकी पत्नी ज्योति समझती थी। वो पति के सुख दुख की साझेदार थी। अपने पति के कमाए रुपयों के बजट के हिसाब से चलती थी। महीनों से उसने नया कपड़ा नहीं खरीदा था। घर की ऐसी बहुत सी जरूरतें थी जिन्हें वह टाल दिया करती थी। विनीत की सैलरी में से कुछ बचता ही ना था। मन में ईसाओं का संसार लिए वह अपने जीवन साथी का बराबर साथ दे रही थी। उसने कई बार अपनी सास को कहा कि वह कुछ दिनों के लिए उनके पास आकर रहे, पर शकुंतला देवी अपने छोटे बेटे के ही पास रहना चाहती थी क्योंकि वहीं पर उनके सारे रिश्तेदार रहते थे और आधुनिक सुख सुविधाएं थी। शकुंतला देवी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे विनीत ने अपनी पढ़ाई पूरी की, पर वह ज्यादा कुछ ना कर पाया। एक जगह नौकरी भी लगी थी, पर वह वहां से छोड़कर आ गया। पिताजी के सुझाव पर उसने बिजनेस शुरू किया, पर वो बिजनेस में भी अच्छा ना कर पाया और अब उसकी उम्र भी ज्यादा की हो गई थी। लड़की वालों के रिश्ते आए पर सबने बिजनेस अच्छा ना देखकर इनकार कर दिया। ज्योति के घर वाले गरीब घर से थे, इसलिए उन्होंने शादी कर दी। उनका मानना था कि परिवार के बीच बेटी का पेट पल जाएगा। शादी होने के बाद ज्योति को अपने पति की वजह से ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन वह खाना खा रही थी तो शकुंतला देवी ने ताना दे दिया, तेरी पति की कमाई का खाना नहीं है जो इतना लेकर बैठ गई है। हिसाब से खाया कर, मेरा पति कमा रहा है और ये घर उसी से चल रहा है। रोटी का कोर ज्योति के हाथ में रह गया। अब तो उसने जिद पकड़ ली कि वह मेहनत से काम करे और घर में पैसा लाकर दे। ज्योति ने अपने दूर के रिश्ते के भाई को कहा और उसकी कंपनी में विनीत की नौकरी पक्की हो गई। तूने सास ससुर की सेवा के झंझट से मुक्ति पाने का अच्छा उपाय ढूंढा है, शकुंतला देवी ने ज्योति को सुनाया। नहीं माँ जी, मैं इस तरह से रोज आपके ताने सुनकर जीना नहीं चाहती हूँ। ससुर जी की कमाई के पकवान भी मेरे लिए फीके हैं और अपने पति की कमाई की 2 सूखी रोटी भी मैं हंसकर खा लूंगी। अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए उस दिन ज्योति ने ससुराल छोड़ दिया। विनीत के संग नए शहर में आ गई। नए शहर में बसना आसान नहीं था। धीरे धीरे करके सब सामान बचाया। पति की कमाई से ज्योति खुश थी, शायद थोड़ी ही थी, पर आत्म सम्मान की रोटी खा रही थी। उधर सौरभ जब बाहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया तो उसे ये सब सुनकर बड़ा गुस्सा आया। भाई भाभी की इस तरह चले जाने से वह नाराज था।
सौरभ ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और अमीर घराने की लड़की से उसकी शादी हो गई। दोनों का अपना जीवन चल रहा था, पर उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई भाभी अपने अलग रह रहे हैं और मेरी पत्नी को यहाँ घर संभालना पड़ रहा है। एक दिन रंजना भी गुस्से से सौरभ से बोल पड़ी, अपने माता पिता की सेवा करवाने तो मुझे लाई हो क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? शकुंतला देवी दोनों का झगड़ा सुन लेती हैं और वह बहू की मदद कराने लगती हैं। धीरे धीरे रंजना सारी रसोई की जिम्मेदारी का भार शकुंतला देवी के कंधों पर डालकर खुद रसोई के कामों से मुक्त हो जाती है। शकुंतला देवी काम तो कर लेती थी, पर उन्हें पैसों का बड़ा लालच था। अच्छी साड़ी और अच्छा खाना उनकी दो कमजोरी थी। रंजना उन्हें अपने मायके से आई कीमती साड़ियाँ उपहार में देती रहती थी और उनसे काम करवा लिया करती थी। करने को वह थक जाती थी, पर फिर भी सबसे यही कहती थी कि काम ना करूंगी तो हाथ पैर जाम हो जाएंगे। रंजना की जब पहली संतान हुई तो रंजना उसी को पालने में लग गई और शकुंतला देवी पर हर काम के लिए निर्भर हो गई। रंजना को तो इतना भी पता ना था कि रसोई के मसाले भी कहाँ पर रखे हुए हैं। जब भी ज्योति फोन पर अपनी सास से बात करती तो वह नाराज सी रहती थी। अब उनकी नाराजगी किस चीज को लेकर थी ये तो ज्योति भी नहीं जानती थी। वह जब ससुराल में थी तो वह पूरा काम संभाल लेती थी। अपनी सास को वह हाथ भी नहीं लगाने देती थी। उनका कहा मानकर उनके अनुसार काम करती रहती थी और उन्हें शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर जब बात पति की कमाई और स्वाभिमान की आई तो वह सब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और उसने वह घर छोड़ दिया था। समय चल रहा था। सौरभ और विनीत के बच्चे बड़े हो रहे थे। सौरभ की कमाई बहुत थी तो उसकी पत्नी को अब घर छोटा लगने लगा और पति से जिद करके वह नया घर बनवाना चाहती थी। पर सौरभ के पिताजी अपने हाथों से बनाए घर को तोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन शकुंतला देवी के पति को दिल का दौरा पड़ा और अचानक उनकी मौत हो गई। 15 दिन तो निकल गए, सब रिश्तेदार भी आकर चले गए, पर उसके बाद शकुंतला देवी टूट गई थी। अब उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। रंजना का व्यवहार अब बदलने लगा था। जिस साल से वह पैसों के दम पर सेवा करवाती थी, साड़ियों का लालच देती थी, अब वो ही सांस बेजान सी हो गई थी। घंटों गुमसुम बैठी रहती थी। अब रसोई का भार रंजना पर आ गया तो वह सौरभ पर गुस्सा निकालती थी। मैं ही माँ जी की सेवा करने के लिए फालतू नहीं हूँ। तुम्हारी भाभी तो वहाँ मजे से रह रही है और मैं यहाँ रसोई में दिन रात खट रही हूँ। वह तो वहाँ सुखी है और हम यहाँ इनके दुखड़ों के साथ में जी रहे हैं। रंजना रोज ही खटपट करती थी। शकुंतला देवी अब बीमार भी रहने लगी थी। उस पर बहू के तानों ने उनका कलेजा सरनी कर दिया था। बड़ी बहू के पास भी वो किस मुंह से जाती। अब उनकी सेवा और बीमारी का खर्चा भी रंजना को खटकने लगा था। वो रोज ही ताने देती थी और सौरभ के कान भी भरती थी। ससुर जी के जाने के बाद रंजना ने वह मकान तुड़वा दिया और उसी पर नया मकान बनवाने लगी। पर सास का खर्च उसे अभी भी अखरता था। आखिरकार सौरभ ने कह भी दिया कि भैया माँ के लिए हर महीने का खर्च भेजो, अब मुझसे नहीं उठाया जाता है। मैं घर भी बनवा रहा हूँ, उसमें भी लाखों रुपया लग रहा है। ज्योति और विनीत के हाथ ज्यादा खुले नहीं थे और वह देखकर घर चलाते थे। फिर भी उन्होंने माँ के लिए हर महीने खर्च भेजना तय कर लिया। उसने तो कहा भी माँ जी हमारे पास रह लीजिए, पर शकुंतला देवी अब कुछ काम ना करती पर उस घर की चौकीदारी करती थी। रंजना और सौरभ बाहर घूमने फिरने चले जाते थे तो वह ही दोनों पोतों को संभालती थी और घर पर रहती थी। एक दिन विनीत
कंपनी के काम से शहर गया तो माँ से मिलने भी चला गया। माँ की हालत देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने जिद कर ली कि माँ उसके साथ ही घर चलेगी, पर सौरभ और रंजना ने मना कर दिया। शकुंतला देवी भी गले तक भर गई थी। उस दिन वह बिफर गई और गुस्से से बोली, तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हारी इशारे पर ही नाचती रहूंगी। यहाँ पहले मैं थोड़ी साड़ियों की लालची थी, पर अब मुझे किसी चीज का लालच और सा नहीं है। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। बहू, तेरी गलती नहीं है, ये दुनिया की रीत है कि काम करता इंसान ही सबको अच्छा लगता है। जब मैं तेरी रसोई संभालती थी तब मैं तुझे अच्छी लगती थी, पर अब मैं तेरी रसोई नहीं संभाल सकती और मैं तुझे बैठी हुई करती हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं बिस्तर पर भी आ जाऊंगी, तब तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करोगे। मैं इस उम्र में तुम्हारे घर की क्या चौकीदारी ही करती रहूंगी। सौरभ, माँ तुझे 9 महीने कोख में पाला है, छोटा है तो तुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। विनीत से ज्यादा तू मेरा लाडला रहा है। तेरी हर जिद पूरी की है। तेरे खिलौने और खेल के सामान का मैंने कभी हिसाब नहीं किया। जाने कितने रुपए ऐसे ही खर्च कर दिया और आज तू माँ के खाने और दवाइयों का हिसाब मांगता है। भाई से बराबर के रुपये मांगता है, जबकि तुझे तेरे भाई की स्थिति का पता है। तेरे पास तो खजाना भरा है, फिर भी एक बात तुझे भारी लगती है। मकान को समकाने में लाखों करोड़ों रुपये पूरे कर रहा है। एक से बढ़कर एक चीज मकान में लगा रहा है, कहीं कमी न रह जाए। पर माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है। मकान में लगाने के लिए लाखों हैं, पर माँ के लिए हजारों भी नहीं है। इस माँ ने तुझे पाला और इस माँ की कुर्बानियों तू भूल गया। तेरे लिए पैसे इतने कीमती हो गए है, तू ये भी मत भूल, तू जिस पर मकान बनवा रहा है वह जमीन मेरे पति की कमाई की है, जिसे तू अपना बता रहा है। अभी इतनी जमीन खरीदने जाएगा तो तेरे पास पैसे भी कम पड़ जाएगा, फिर तू मकान क्या बनवाएगा? कहते हैं ना, पुत का पुत हो सकता है पर माता को माता कभी नहीं हो सकती है। मैं माँ हूँ, अपने बच्चे का सदा भला ही चाहूंगी और अपने बच्चे को दुआ ही दूंगी, पर मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने ज्योति के साथ बहुत ही अन्याय किया था। मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगी। बेकर्दी से तेरे महल की चौकीदारी करने से अच्छा है मैं विनीत के साथ उसकी किराए की झोपड़ी में ही रो लूंगी। शकुंतला देवी ने अपना सामान बांधा और विनीत के साथ में चल दी। वहां पहुंचकर ज्योति ने उन्हें आदर से बिठाया और सब पुराना भूलकर वह माँ जी की सेवा करने लगी। बस भी दादी दादी कहते आगे पीछे होते रहते थे। घर के सामने ही पार्क था। शकुंतला देवी वहाँ चली जाया करती थी। वहाँ उनकी हम उम्र महिलाओं से दोस्ती हो गई थी। वह सदमे से बाहर आ गई थी। उनका मन लगने लगा था। घर की साग सब्जियां साफ कर दिया करती थी। महीने की एक तारीख आ गई थी। इस बार विनीत ने पैसे नहीं भेजे, पर सौरभ ने विनीत को माँ के खर्च के लिए पैसे भेजे। इस पर ज्योति ने वापस पैसे लौटा दिए। देवर जी, माँ हमारे साथ रह रही है, वह भी इस परिवार का अहम हिस्सा है। जिस तरह हम हमारे बच्चे पाल रहे हैं उसी तरह माँ जी भी हमारे साथ रह लेगी। हम जैसा खा रहे हैं वह भी खा ही लेगी। माँ भी अब हमारी ही जिम्मेदारी है। विनीत ने भी कहा कि मुझ पर धिक्कार जो मैं माँ पर किए गए खर्च का हिसाब रखूं और आधा तुझसे लूं। माँ ने खून पसीने हमें सींचा है। माँ रातों जागकर हमें पाला है, हमारे लिए बरसों खाना बनाया है, कभी हम पर किए गए खर्च का हिसाब नहीं लगाया। मेरे भाई, तू ये पैसा तेरे मकान में लगाकर उसे समका ले। मेरी माँ के चेहरे को मैंने तू मुस्कान से समका लिया है। मैं माँ की कुर्बानियाँ भूल नहीं सकता। उनके आगे पैसों की कोई कीमत नहीं है,
फोन स्पीकर पर था। रंजना और सौरभ के चेहरे लटक गए। उन्हें अपने पर शर्म आ रही थी। विनीत के कम पैसों के बावजूद भी माँ की हर इच्छा पूरी की और रंजना और सौरभ ने मकान पर लगाए पैसों का वो कभी हिसाब नहीं लगाया, पर माँ के खर्च का हिसाब लगाते रहे।